हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्विविमीय एवं त्रिविमीय जालकों में एकक सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पार्ट 3 है। इसके पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वो पार्ट 3 है। मैं आप लोगों से एक चीज़ गुजारिश करता हूं कि यदि आप चैप्टर 1 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है, लेकिन बेसिक के रूप में आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम में भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है और ठोस से ही इसकी कहानी शुरुआत होती है। यानी अध्याय को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ठोस है क्या। ठोस किसे कहते हैं बच्चों? तो जिनके रचक इकाई घटक अत्यंत पास पास होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है हमारे पास और उसके रचक इकाई घटक अर्थात जिससे वो मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास एक पदार्थ है और इसके रचक इकाई घटक अत्यंत पास हैं, बहुत पास पास स्थित है, तो आपके ठोस कहलाते हैं। ठोस के रूप में जैसे आप लकड़ी देख लो, कोयला देख लो, मिट्टी, पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, ये सब सॉलिड स्टेट में होता है और ठोस है। ठोस का मतलब ये होता है कि इसके रचक इकाई के बीच में रचक इकाई घटक, इकाई मतलब एकदम सूक्ष्मतम समूह जिससे मिलकर बना होगा, इस घटक में आकर्षण बल ज़्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है, आकर्षण बल प्रबल होता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ठोस के बारे में हमने पढ़ा था कि ठोस दो प्रकार से होते हैं, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हमने आपको बेहतर रूप से समझाया था, जिसके रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। किस क्रम में बच्चों? नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नियमित क्रम में यदि हों तो आपके क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या? क्रिस्टलीय ठोस। याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस कौन कहलाएगा बच्चों? जिसके रचक इकाई घटक बिल्कुल नियमित क्रम में होंगे या आपका एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहेंगे। जैसे स्कूल में प्रेयर होता है तो आप लोग एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, तो एक निश्चित क्रम की व्यवस्था जो है क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। और तितर बितर आप हो गए तो अनियमित हो गया, मतलब वो आपका अक्रिस्टलीय हो गया। क्रिस्टलीय को भी हमने 4 भागों में बांटा था रचक इकाई घटक के आधार पर। आयनिक जिसमें रचक इकाई घटक आयन थे, सहसंयोजी जिसमें परमाणु थे, आपका आणविक ठोस हो जाए जिसमें रचक इकाई घटक अणु थे, और जो धातु परमाणु से मिलकर बना होता था उसे हम धात्विक ठोस के नाम से जानते हैं। 4 ठोस हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बच्चों। उसी को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए ठोस के ही मतलब बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी ठोस किसी न किसी मूल बिंदु से मिलकर बना है और उस मूल बिंदु का भी कहीं ना कहीं एक महत्व होता है। उस मूल बिंदु को हम एक जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। जैसे आपका ये पहला जो परिभाषा हमने लिखा है जालक बिंदु। जैसे कोई भी हमारे पास सॉलिड है, ठोस है, जैसे NaCl की बात करो तो NaCl में जो NaCl का निर्माण है वो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के माध्यम से हुआ है। तो यदि हम कह दें कि इसका जालक बिंदु क्या है, तो इसका जालक बिंदु आयन है। क्योंकि भाई साहब अणु परमाणु आयन को हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, जैसे बिंदु के रूप में है। हमने कहा NaCl बच्चों, NaCl जब टूटता है तो Na पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव बनाता है। जब इसकी संरचना बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बिंदु के रूप में इनको हम दर्शाएंगे। किस रूप में बच्चों? बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। तो इन बिंदुओं को ही हम जालक बिंदु कह देते हैं। यानी किसी क्रिस्टल रचक या किसी ठोस को हम जब दर्शाते हैं, उनके अणुओं, परमाणु या आयन, 3 ही रचक घटक होते हैं बच्चों। या तो आपका अणु होगा, या तो आपका परमाणु होगा, या तो आपका आयन होगा। इसके अलावा कोई अन्य रचक इकाई घटक नहीं होते। अब इनको भी दर्शाने के लिए हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सिंबल का प्रयोग तो करेंगे ही। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बिंदु का प्रयोग करते हैं। इन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं और इन बिंदुओं का नाम ही दे दिया जाता है बच्चों जालक बिंदु। क्या? जालक बिंदु। यानी ठोस के हम संरचना को व्यक्त करने के लिए अर्थात उसके रचक अवयव को व्यक्त करने के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं और ये बिंदु आपके जालक बिंदु कहलाते हैं। देखो भाई, क्रम से आप नहीं देखें तो आपको दिक्कत होगी कि सर क्या बोले जा रहे हैं। अब
हम आपको पहले से भी बोल के रखें कि प्लेलिस्ट जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आपको क्रम से ही मिलेंगे। नए प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पुराने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप कब का देखो, बाकी आप जरूर देखो। तो जालक बिंदु की यदि मैंने आपसे परिभाषा पूछी तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि भाई साहब किसी भी क्रिस्टल के रचक अवयव परमाणु अणु को दर्शाने के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, उन बिंदुओं का ही जालक बिंदु कहलाता है। अब देखो भाई, जालक बिंदु की भी एक निश्चित लक्षण होती है कि जो हमारा कोई भी त्रिविम व्यवस्था है उसमें जालक का एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित स्थान रहता है, ठीक है, एक निश्चित स्थान ही रहता है। ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं भी ऐसा व्यवस्थित कर दो। जैसे NaCl की संरचना जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बेहतर रूप से आपको समझाएंगे। अब यहां से बनता है जैसे जालक बिंदु, तो आपने कह दिया कि भाई साहब जालक बिंदु यानी एक छोटा सा सबसे एक कॉर्नर वाला भाग आपका जालक बिंदु कहलाया। और जालक बिंदुओं से मिलकर बनता है एकक सेल। क्या बनता बच्चों? एकक सेल। बिल्कुल आप चिंता ना करिए, इसकी परिभाषा भी मैं लिखाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी दीवार का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं उसमें ईंटें लगी होती है। क्लियर है? मैं आपको जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल बना करके आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है? देखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देखोगे तो ईंटा नज़र आएगा आपको। ये देखो ज़रा, ऐसे ही बना रहता है दीवार, कुछ ऐसे ही बना रहता है कि नहीं? आप ही बताओ। कुछ इस प्रकार से आपका बना है, यानी ये जो पूरा दीवार बना है एक इस ईंटे से बना है ना, फिर एक आपका ये दूसरा ईंटा हो गया, फिर आपका ये तीसरा ईंटा हो गया, ऐसे नीचे भी ईंटा लगा हुआ है, ऐसे आपके जैसे जैसे नीचे पूरे हर जगह ईंटा लगा हुआ है। मतलब ये जो दीवार का निर्माण हुआ है, वो जो दीवार का निर्माण हुआ है किससे हुआ बच्चों? ईंट से हुआ। तो इसका जो एकक सेल है वो ईंट कहलाया। क्या कहलाया? ईंट कहलाया। सही है कि नहीं? कहलाया कि नहीं? तो इसका जो एकक सेल है वो ईंट है, ठीक है। इसी प्रकार से जिससे मैं कह दूं कि एक इस प्रकार से कुछ आकृति आपको नजर आ रही है, ऐसा मैं कर दिया और ऐसा कर दिया, बहुत ही सिंपल है ना, बिल्कुल चिंता ना करें। कुछ इस प्रकार से आप नज़र दे रहे हैं भैया, यहाँ पे बिंदु है, फिर यहाँ पर बिंदु है, इसको भी मिला दिया, यहाँ पर बिंदु है, इसको मिला दिया, यहाँ पर बिंदु है, इसको भी मिला दिया, ये बिंदु मिला दिया बच्चों, ये मिला दिया। अब आपको ये आकृति किससे निर्मित नजर आ रहा बच्चों? तो आपको लगेगा कि सर ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो वर्गाकार भाग भी एक एकक सेल कहलाया। ये भी आपका एक वर्ग है, तो ये भी आपका एकक सेल है, ये भी आपका एक वर्ग है, ये भी एकक सेल है, ये भी आपका वर्ग है, ये भी एकक सेल है, ये भी आपका एक वर्ग है, ये भी एकक सेल है, ये भी आपका वर्ग है, तो एकक सेल। तो इसका जो एकक सेल हुआ तो आप कह सकते हो कि सर वर्ग है। क्या है? वर्ग है। मतलब एकक सेल का मतलब क्या हुआ कि भाई जालक बिंदु, ये बिंदु थे, ये बिंदु थे, इसकी हमने पुनरावृत्ति कर दी और एक सूक्ष्मतम समूह बना दिया। जैसे इसमें 4 जालक बिंदु हैं, तो ये बिंदु जो है जालक बिंदु कहलाएंगे, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति से एक आकृति बनी, उस आकृति को हम इकाई सेल, यूनिट सेल या एकक सेल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? एकक सेल जिससे मिलकर बना होता है बच्चों, सूक्ष्मतम इकाई ही कहलाती है, इसलिए आप इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि भाई एकक सेल की बात कर दी जाए तो आप लोग बता सकते हो कि भाई हमारे पास जालक बिंदु हैं, ठीक है, इनके एक निश्चित व्यवस्था से एक सूक्ष्मतम समूह बनता है। किसी भी क्रिस्टल का एक सूक्ष्मतम समूह बनता है, उस समूह को, उस यूनिट को, उस इकाई को ही हम एकक सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने परिभाषा भी लिख दिया है, जिसको आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं कि किसी क्रिस्टल की एकक कोशिका या इकाई सेल, ये मैं कह रहा था, एकक कोशिका या इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम संरचना वाली इकाई होती है। देखो सूक्ष्मतम, ये संरचना वाली इकाई है, ये सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे यहाँ पर देखो ये इसकी इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई की बात किया जा रहा है। उस इकाई को जिसके बार बार पुनरावृत्ति से, जैसे इस इकाई को मैंने पुनरावृत्ति कर दिया, फिर पुनरावृत्ति कर दिया, फिर पुनरावृत्ति कर दिया, फिर पुनरावृत्ति कर दिया, फिर पुनरावृत्ति, जिसके बार बार पुनरावृत्ति से, देखो जरा, बार बार पुनरावृत्ति किया हमने, तो एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो गया बच्चों। तो इस हम यूनिट को ही एकक सेल के नाम से जानते हैं। यानी क्रिस्टल की एक छोटी सी इकाई सेल वह इकाई है जिनके बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल की संरचना का निर्माण हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एकक सेल, ठीक है।
जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम संरचना वाली इकाई, सूक्ष्मतम संरचना, बिल्कुल सूक्ष्मतम संरचना वाली इकाई होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल के संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों एकक सेल। इसके बाद मैं यदि बात कहूं कि एकक सेल के प्रकार की बात, तो एकक सेल दो प्रकार से होते हैं मुख्य रूप से। एक आपका एक बिंदुवीय एकक सेल और एक आपका हो जाएगा द्विबिमीय एकक सेल और एक आपका हो जाएगा त्रिबिमीय एकक सेल। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे। अभी फिलहाल ये आपका सॉलिड स्टेट चल रहा है, जो भी मैं लिखा रहा हूं बच्चों उसको आप लोग लिख लिया करें। अब यहां पर आप लोगों को हेडिंग लगाना है अगले स्टेप में, एकक सेल के प्रकार। एकक सेल के प्रकार, पहला आपका होता है द्विबिमीय एकक सेल, ठीक है, और आपका बच्चों त्रिबिमीय एकक सेल, दूसरा हो गया त्रिबिमीय एकक सेल। अब आपको लगेगा बच्चों एकक सेल मतलब यूनिट, एकक सेल मतलब यूनिट। जैसे मैंने कहा किसी वर्ग से कोई भी मिलकर के एक क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, किसी वर्ग से हो गया या किसी आयत से हो गया, यही आपका ऐसा ही है, मान लो समांतर चतुर्भुज है, तो इनसे मिलकर के किसी न किसी एक क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। तो केवल इसमें दो बीमा है बच्चों, जिस भी बिंदु की बात करोगे उसमें दो बीमा, एक इधर एक इधर। इस बिंदु पर जाओगे तो दो बीमा, एक इधर एक इधर। इस बिंदु पर जाओगे तो इधर उधर दो बीमा दिख रहा होगा, इस बिंदु पर भी जाओगे दो ही बीमा दिखेगा, मतलब दो दिशा। बीमा का मतलब है दिशा। तो आप किसी भी बिंदु पर जाओगे तो बच्चों इसकी केवल दो ही बीमा नजर आएगी, कहीं पे आप इधर भी देख लो इधर भी जाओगे। और जब मैं यहां पर एक एकक सेल, जैसे मैं यहां पे घन बना दूं, ठीक है, एक घन बना देता हूं आराम से, ये बच्चों आपका घन बन जाएगा, ठीक। अब देखिएगा घन बनाने का भी तरीका होता है, अब इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, फिर नीचे वाले जोड़ दो, ये जोड़ दो, तो ये आपका घन बन गया। अब आप ही देखो, मैं कह दूं कि इस बिंदु पर कितने बीमा हैं, आप बताओ, तो कहोगे एक, ये दो, मतलब x हो गया, y हो गया, z हो गया। मतलब इससे जो मिलकर बना हो, घन से मिलकर जो बना हो, जैसे ईटा एक घन के समान है। आप लोग ईटे की बात कर लेना, किसी भी बिंदु पर जाओगे उसके आपके तीन कोर नजर आएंगे। जैसे आपका बुक ही है, ये त्रिविमीय है। जैसे आप इस कोर पर जाओ, इस कोर पर देखो इसका कवर फट गया, इस कोर पर जाओ, एक नीचे से आ रहा है, एक ये बीमा हो गया, एक ये बीमा हो गया, एक ये बीमा हो गया। मतलब किसी भी बुक के कोर की जो बीमा है वो त्रिविमीय होता है। और हम बुक के ऊपर बुक दाएं बाएं ऊपर नीचे रख दें तो जो हमारा एक कहीं ना कहीं इकाई सेल बनेगा, तो सॉरी एक हमारा जालक बनेगा, वो त्रिविमीय एकक सेल से निर्मित माना जाएगा। तो द्विबीमा तो आप समझ गए कि कोई भी एक सूक्ष्मतम इकाई सेल जिसमें केवल दो ही बीमा हो, जिसमें केवल दो ही बीमा हो उसे हम बोलेंगे द्विबीमीय एकक सेल। लेकिन जिसमें तीन बीमा हो, यानी तीन एक्सेस हो, मतलब एक्स वाई जेड मान सकते हैं, तो उस प्रकार के एकक सेल को हम त्रिविमीय एकक सेल के नाम से जानते हैं। द्विविमीय एकक सेल की परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं कि जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण होता है। बड़ा खतरनाक है ना, जालक का सूक्ष्मतम भाग मतलब एक क्रिस्टल का सूक्ष्मतम भाग है जिसकी पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण करता है, मतलब उसी के बार बार पुनरावृत्ति बस कर दें तो एक आपका द्विविमीय एकक सेल कहलाता है, केवल समतल पर, एक निश्चित तल पर। अब इसको मैं आप अपने भाषा में कहूं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक एकक सेल है, ठीक है, कोई भी हमारे पास एकक सेल है, केवल वो एक तल पर पुनरावृत्ति के बाद जिस भी क्रिस्टल का निर्माण करेगा, तो ऐसे एकक सेल को हम द्विविमीय एकक सेल कह सकते हैं। फिर से एक भाषा में मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास एक तल है, तल नजर आ रहा है, इस तल में मैं द्विविमीय की बात कर रहा हूं। द्विविमीय मतलब दो बीमा होना चाहिए, तो तल केवल द्विविमीय होता है। आपको पता होता कोई भी तल है तो वो द्विबीमा है, तल। अब इसमें हम एक सूक्ष्मतम समूह बनाते हैं जो कि जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था से बनता है। जैसे ये कहा मैंने, ये कहा मैंने, ये कहा मैंने, ये कहा मैंने, ये जालक बिंदु हैं। इनकी नियमित व्यवस्था से किसी तल में एक यूनिट का निर्माण हुआ, एक इकाई का निर्माण हुआ, तब इसे हम बोल देंगे द्विविमीय एकक सेल।
अब हम आपको 3D में तो नहीं बता सकते बच्चों, एनिमेशन सिस्टम तो हमारे पास है नहीं, कॉपी पेन में ही समझा सकते हैं। हमारे पास एक तल है, इसमें दो ही बीमा है। अब हम किसी भी क्रिस्टल का एक सूक्ष्मतम इकाई बनाए हैं कि इससे मिलकर के कोई क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। ये जालक बिंदुओं से मिलकर बना हुआ, जालक बिंदु इसके 4 हैं, ये 4 जालक बिंदु से मिलकर के एक छोटा सा इकाई बना है, द्विविमा में है, यानी किसी तल पर है, तो इसे हम द्विविमीय कहते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स मिल जाएगा कि जालक जो वर्गाकार है, इस वर्गाकार एकक सेल से मिलकर बना होता है, चौकोर से भी मिलकर बना होता है, आयताकार से भी मिलकर बना होता है, षटभुजाकार से भी बना होता है। इसके बाद यदि आप त्रिविमीय एकक सेल की बात करोगे तो त्रिविमीय जालक की ज्यामिति दर्शाने वाले जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। यानी जिस एकक सेल से त्रिविमीय ज्यामिति का निर्माण होगा। त्रिविमीय कब बनता है बच्चों, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक तल है, सिंपल है, ये तल है, तो इसमें एक एक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा, जेड अक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा तल है और तल के ऊपर भी एक और बुक रख दिया, तो ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया, दाएं बाएं हर जगह हो जाता है, इसलिए वो त्रिविमीय कहलाता है। त्रिविमीय कहला। अभी एक सिंपल पेज है, ये एक बीमा है, इसके ऊपर आप पेज रखते जाओ तो इसकी मोटाई भी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें दो बीमा का मतलब ये होता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई तो 2 बीमा है। एक बीमा की मैं नहीं बात कर रहा हूं भैया, एक बीमा तो केवल एक्स अक्ष होगा। तो अभी ये केवल द्विबीमा है। द्विबीमा क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक्स और वाई है, अभी ऊंचाई नहीं है, जेड अक्ष नहीं है। वहीं पे यदि ऊंचाई भी हो जाए, किसी भाग में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो, तो आपका वो त्रिविमीय कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक पेज है, तो इस पेज में केवल लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नाम मात्र को है, इसलिए इसको हम द्विविमीय मान सकते हैं। लेकिन वहीं पे हमने कहा हमारे पास एक बुक है और बुक में भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है, तो एक त्रिविमीय का उदाहरण बन जाता है। जैसे हमने यहां पर कहा ये घन है, ये घन है जिसमें 3 बीमा है, एक्स भी, वाई और जेड है। इससे जब हम एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे तो क्रिस्टल का निर्माण होगा वो आपका त्रिविम जालक का क्रिस्टल होगा, यानी त्रिविमीय ज्यामिति हमें मिलेगा बच्चों। तो वो आपका त्रिविमीय एकक सेल कहला जाता है, जिससे कि त्रिविम जालक का निर्माण हो रहा होता है। कुल मिलाकर के इतना आप समझो कि द्विविमीय मतलब एक ऐसा इकाई सेल जिसमें केवल 2 बीमा हो, एक्स और वाई, और त्रिविमीय मतलब 3 बीमा जिससे हो जाए, यानी 3 बीमाओं से मिलकर के कई सारे हम एकक सेल का निर्माण करके एक नए क्रिस्टल का निर्माण कर दें। त्रिविमीय 3 बीमाओं में एक्स वाई जेड तीनों हो, तो वहां पर त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। परिभाषा लिखा देता हूं बीच बीच में, क्योंकि आप लोग परेशान ना हो बच्चों। अब यहां पर जैसे त्रिविमीय एकक सेल आया, तो त्रिविमीय एकक सेल को भी बांट दिया गया 2 भागों में। एक तो आपका प्राथमिक एकक सेल और एक आपका केंद्रीय एकक सेल। प्राथमिक एकक सेल क्या कहलाया? त्रिविमीय एकक सेल की मैंने बात कही आपसे कि त्रिविमीय एकक सेल का निर्माण कब होता है बच्चों, तो आपने देखा कि भाई हमारे पास जिसमें त्रिविम अर्थात 3 डायरेक्शन वाला आकृति हो जाए तो उसे हम त्रिविमीय एकक सेल कहते हैं। जैसे हमने कहा ये घन है, इसमें आप किसी भी बिंदु पर जाओगे तो 3 बीमा मिल ही जाए, एक्स वाई जेड। अब बच्चों ये कितने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है आप ही बताओ? तो मैंने कहा 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी 8 से मिलकर बना होता है। यानी इसके जालक बिंदु कितने हैं आप ही बताओ? जालक बिंदु कितने हैं? तो आप कहोगे सर जालक बिंदुओं की संख्या 8 है, क्योंकि 8 कोण है। 8 कोण है। घन या घनाभ में 8 ही कोण होते हैं। तो यदि जालक बिंदु केवल इसके कोण पर है, जैसे हमारा ये घन है, तो मान लीजिए एक एकक सेल है, यदि जालक बिंदु केवल एकक सेल के कोण पर हो, ठीक है, तो आपका प्राथमिक एकक सेल कहलाता है। जैसे एकक सेल के केवल कोनों पर जालक बिंदु होने पर यह प्राथमिक एकक सेल कहलाता है, जैसा कि डायग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा। कि भाई साहब हमने भी वही डायग्राम बनाया कि हमारे पास ये केवल और केवल क्या है, एक घन है, और इस घन में आपने देखा कि कितने कोण है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण है। तो 8 कोण पे ही 8 जालक बिंदु है, इसके अलावा तो कोई जालक बिंदु है नहीं, नजर आ नहीं रहे हैं। तो इसको हम तो यही कह सकते हैं ना कि हमारा एक प्राथमिक एकक सेल है, मतलब जहां होना चाहिए उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। ये देखो जरा, ये आप देखो, यहां पर भी देखो,
ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि प्राथमिक कब कहलाया, केवल और केवल कोण पर उपस्थित हो। यहां पर देख सकते हो 4 यहां 4 यहां, तो 4 कोण है ऊपर, 4 कोण नीचे, तो 8 कुल जालक बिंदु है, 8 कोण है, तो ये प्राथमिक यूनिट सेल कहलाया। अब यहां पर एक बात बना कि केंद्रिका एकक सेल या केंद्रित एकक सेल कब कहेंगे, कि भाई केंद्रित एकक सेल जब कहलाएगा जब इस कोण के अतिरिक्त इसके मध्य में भी कोई एकक सेल आ जाए, एकक सेल नहीं बोलेंगे, जालक बिंदु आ जाए। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक, फिर से अलग से हम एक आकृति बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। आकृति बनाना बहुत आसान है, इसको ऐसा किया, ये किया बच्चों, ये किया, देखो 2 हमने वर्ग बना दिया, फिर इसको मिला दिया। अब हमने इसमें ये कहा कि भाई हमारे पास जालक बिंदु तो है ऑलरेडी, तो यहां तो जालक बिंदु रहेंगे, जिनसे ये मिलकर बना हुआ है उनको तो कोई रोक टोक ही सकता ही नहीं है कि इसके 8 कोण है तो 8 जालक बिंदु, बिना कुछ कहे भैया बोले यहां पर आपके 8 बिंदु हैं। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यहां पर ये है। अब यदि अतिरिक्त के रूप में इनके बीच में कोई बिंदु आ जाए, इसमें कहा कि ये जालक बिंदु एक यहां आ गया, एक अतिरिक्त बिंदु आ गया, तो फिर ये आपका कहलाया क्या बच्चों, केंद्रित एकक सेल। त्रिविमीय ही है, ये भी त्रिविमीय है, ये भी त्रिविमीय है। तो भाई यदि केवल और केवल कोण पर है तो आपका प्राथमिक यूनिट सेल कहलाता है, सरल इकाई सेल हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन केंद्रित कब बोला जाएगा, केंद्रित कब कहलाएगा बच्चों, कि जब इसके कोण के अतिरिक्त, यदि इसके कोण के अतिरिक्त इस जालक के अंदर जालक बिंदु उपस्थित हो, यानी क्रिस्टल के अंदर कोण के अतिरिक्त भी कोई जालक बिंदु हो, तो हमारा केंद्रित एकक सेल कहलाता है। तो यहां पर वर्गीकरण हुआ, थोड़ा सा वर्गीकरण में आपको कंफ्यूजन पैदा हो गया कि एकक सेल को सर 2 भागों में बांटा हमने, एकक सेल को 2 भागों में बांटा, एक द्विविमीय है ना, तो द्विविमीय और एक आपका त्रिविमीय। साफ सुथरा नजर नहीं आया है ना, चलो फिर से यहां पर बता देता हूं। एकक सेल की हमने बात की थी, एकक सेल इसको हमने 2 भागों में बांटा था, एक आपका द्विविमीय एकक सेल और एक आपका त्रिविमीय एकक सेल। फिर जब त्रिविमीय की बात आ गई तो ये भी 2 हो गया, एक आपका हो गया प्राथमिक एकक सेल, प्राथमिक जिसको हम बोलते हैं सरल एकक सेल, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया केंद्रित, ठीक है। प्राथमिक में केवल कोण पर है, केवल कोण पर, और इसमें कोण के अतिरिक्त भी है, यानी केंद्रित में कोण पे तो हाई है लेकिन कोण के अतिरिक्त भी है। अब बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कोण के अतिरिक्त कैसा सर, कोण के अतिरिक्त कैसा, देखो जरा, इसके भी 3 भाग हैं, एक आपका काय केंद्रित, काय केंद्रित बच्चों, काय केंद्रित, दूसरा आपका हो जाएगा एक फलक केंद्रित भी होता है, क्या, फलक केंद्रित, थोड़ा समझिएगा, एक काय केंद्रित, एक फलक केंद्रित, और एक आपका अंतः केंद्रित एकक सेल जिसे बोलते हैं, तीसरा हो जाएगा आपका अंतः केंद्रित। ये तो क्लियर है कि त्रिविमीय की जब बात आ जाती है इसको 2 भागों में बांटा कि प्राथमिक और केंद्रित। प्राथमिक में केवल कोण पर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। काय केंद्रित में अपन क्या करेंगे कि कोण पर तो है ही, देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से बार बार बना रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ये कोण पर तो है ही बच्चों, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है, 8 है तो कोण पर तो वही है, लेकिन कोई कोण के अतिरिक्त बिल्कुल सेंट्रल पे हो, बीच में हो जाए तो आपका काय केंद्रित, एक ही जालक बिंदु बीच में हो गया। इसके बाद जब हम फलक पर पहुंचेंगे, फलक पर ये देखिए आप लोग, ये डायग्राम आपका बन चुका है। फलक कितने फलक होते हैं, तो ये आपके 8 तो ऑलरेडी पहले से हैं, 8 ऑलरेडी पहले से हैं। अब फलक केंद्रित में प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, जैसे मैंने कहा एक ये फलक आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला, इसका बिंदु ये हो गया, इसका आपका एक ये फलक, इसका बिंदु ये हो गया, फिर एक आपका ये फलक, इसका बिंदु ये हो गया। ऐसे बच्चों यहां पर टोटल 8 फलक हैं, ये क्यों हो गया,
फिर एक ये आयत का हो गया, फिर एक आपका ये फलक हो गया। टोटल 8 फलक हैं, तो सॉरी 6 फलक हैं, 6 फलक है ना। प्रत्येक घन या घनाभ के 6 ही फलक होते हैं, इसलिए 6 आपके बिंदु हो गए, यानी प्रत्येक फलक पर एक एक बिंदु। ये आपका फलक केंद्रित हो गया। काय केंद्रित बिल्कुल सेंट्रल में। अंतः केंद्रित में क्या होता है कि आमने सामने फलक पर होता है कि एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर हो। जैसे हमने कहा कि ये बच्चों हमारे पास एक छोटा सा घनाभ का निर्माण हुआ और इसके 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु स्वतंत्रता पूर्वक स्थायी रूप से हैं। ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा किसी दो फलक में, जैसे मैं कह देता हूं एक ये फलक, इसका जालक बिंदु यहां पर है और इसके अपोजिट में एक ये फलक नजर आएगा आपको, इसका जालक बिंदु ये हो गया। अब 6 फलक कैसे नजर आ गए थे? मैंने कहा एक ये हो गया, इसका अपोजिट एक ये हो गया। अभी मैं सिर्फ एक की बात किया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे नंबर में आपका फलक इधर का देखो जरा, एक ये आपको नजर आ रहा है, इसका अपोजिट ये नजर आएगा। टोटल 6 फलक मैं आपको काउंट करा रहा हूं, ठीक है। ये 6 हो गए, नजर आ गए 6। इसके बाद 7वां नंबर ये वाला आयत देखो नजर आएगा, और एक ये वाला इसका अपोजिट, तो ये 8वां, सॉरी ये आपका 5वां नंबर हो गया और ये 6ठा नंबर हो गया। टोटल 6 फलक होते हैं ना, 8 नहीं 6 फलक होते हैं। तो काय केंद्रित में कोण के अतिरिक्त एक सेंटर पर, फलक में काय के कोण के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर, अंतः केंद्रित किन्हीं दो विपरीत फलक में होना चाहिए, तो आपका अंतः केंद्रित कहलाता है। काय केंद्रित एकक सेल, इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त जालक बिंदु एकक सेल के केंद्र पर है, तो काय केंद्रित एकक सेल कहलाता है। फलक की यदि हम बात करें तो फलक में एकक सेल कोनों के अतिरिक्त जालक बिंदु के प्रत्येक फलक पर है, तो आपका फलक केंद्रित। अंतः केंद्रित कब कहलाएगा? इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में आपका आगे का सीरीज आएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही होगा, 968529 9149। 100 रुपीज चार्ज है, प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।